Namaskar, I am Dr. Annapurna Singh, and today I will discuss 25 multiple choice questions on air and water pollution for all Andhra Pradesh Public Service Commission and GATE aspirants. Air and water pollution is a common topic through both these exams, and that's why we'll discuss it today. पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ऐसे कई वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर इट विद at least 3 friends or WhatsApp groups as Guru Dakshina. Let's begin. Question number 1. Which of the following is an indicator of organic pollution of water? BOD, COD, heavy metals, या none of these? अब BOD stands for biochemical oxygen demand या biological oxygen demand, दोनों सही हैं. COD, chemical oxygen demand, heavy metals like iron, nickel, etc., zinc, तो ये सारे heavy metals हैं. अब इनमें से ऑर्गेनिक पोल्यूशन ऑफ वाटर का इंडिकेटर क्या है? ऑर्गेनिक पोल्यूशन मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो सकते हैं, ठीक है? तो वो क्या होगा? ए, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बिकॉज ऑर्गेनिक पोल्यूशन कैन बी डिग्रेडेड बाय माइक्रोब्स. जो ऑर्गेनिक पोल्यूशन होता है वो माइक्रोब्स के द्वारा नेचुरली डिग्रेड होता है, तो इसलिए ऑर्गेनिक पोल्यूशन का जो इंडिकेटर होता है वो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है. जो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों पोल्यूशन का इंडिकेटर होता है. सीओडी इज एन इंडिकेटर ऑफ बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक pollution, but BOD is an indicator only of organic pollution, hence A is the answer. BOD सिर्फ organic pollution का indicator होता है, inorganic pollution का नहीं. Question 2. What is thermal pollution of water? Thermal pollution क्या होता है? A, release of hot or warm water into a water body reducing its DO and biota. water body में गर्म पानी चला जाता है और उससे वाटर बॉडी का डिजॉल्व ऑक्सीजन कंटेंट और बायोटा मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की संख्या कम हो जाती है. बी, हीटिंग ऑफ वाटर बॉडीज ड्यूरिंग समर, गर्मी में वाटर बॉडीज के पानी का तापमान का बढ़ना. सी, सेम एज ऑयल स्पिल्स. ऑयल स्पिल क्या होता है? जब समुद्र में कोई कच्चे तेल का कंटेनर उलट जाता है या कच्चे तेल का कुआं लीक हो जाता है तब ऑयल स्पिल होता है. व्हेन एन ऑयल कंटेनर इन द सी और एन ऑयल वेल लीक्स देन इट्स कॉल्ड ऑयल स्पिल. सो एंड डी, नन ऑफ दिस. तो थर्मल पोल्यूशन क्या होता है? थर्मल का मतलब थर्म, टेम्परेचर, गर्मी. तो थर्मल पोल्यूशन इज the release of hot or warm water into a water body reducing its dissolved oxygen and biota, that is living organisms. तो DO और लिविंग ऑर्गेनिज्म दोनों कम हो जाते हैं वाटर बॉडी में जब कहीं गर्म पानी कहीं से वहां गिर जाता है. अक्सर इंडस्ट्रीज से गर्म पानी गिर जाता है वाटर बॉडी में और वही होता है थर्मल पोल्यूशन, गर्म पानी से पोल्यूशन. Question 3. Permanent hardness of water is caused by. We know that hardness of water is either temporary or permanent. हार्डनेस ऑफ वाटर होता है, टेम्पररी होता है या परमानेंट होता है. तो यहाँ परमानेंट हार्डनेस पूछा जा रहा है. अब परमानेंट हार्डनेस क्यों होता है? कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, नॉन कार्बोनेट्स, फॉर एग्जांपल क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स, या डी, नन ऑफ दीज. So we all know that temporary hardness is caused by carbonates and bicarbonates of calcium and magnesium, and permanent hardness is caused by chlorides and sulfates of calcium and magnesium. So answer is C. ये तो हम जानते हैं कि टेम्पररी हार्डनेस क्या होता है? कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के द्वारा, और परमानेंट हार्डनेस होता है क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के द्वारा. तो आंसर होगा यहाँ पर नॉन कार्बोनेट्स या क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स. आंसर इज सी. क्वेश्चन नंबर 4. Which of the following results from sanitary problems or issues? Sanitary मतलब साफ सफाई की दिक्कत, cleanliness की प्रॉब्लम. So which of the following results from cleanliness issues? Cholera, dengue, hepatic illness, या all of these? Correct option is D, all of these. तो पहला होता है कॉलरा. कॉलरा कैसे होता है? गंदे पानी से. जब आप गंदा पानी पी लेते हैं उस गंदे पानी में बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और एकदम सिवियर वॉमिटिंग होने लगती है, तो पेट का पूरा पानी बाहर आ जाता है और पानी की कमी से शरीर में जान नहीं रहती और अल्टीमेटली डेथ भी हो सकती है. डेंगू में क्या होता है? गंदे पानी में मच्छर पलते हैं, वो मच्छर आपको काटते हैं, तेज बुखार होता है, वही होता है डेंगू. हेपेटिक इलनेस होता है लिवर की प्रॉब्लम, गंदा पानी पीने से लिवर का इन्फेक्शन हो जाता है और वो होता है हेपेटिक इलनेस. सो आंसर विल बी डी, ऑल ऑफ दीज. कॉलरा, when you drink dirty water having bacteria in it, those bacteria enter your small intestine, cause severe vomiting. That's cholera. Your body is dehydrated. In dengue, there is dirty water. Mosquitoes breed on those dirty waters. Those same mosquitoes bite you and you have severe fever. That's dengue. Hepatic illness is an illness of the liver. So when you drink dirty water, your liver is infected and that's hepatic illness. So because of dirty water or lack of cleanliness or sanitary problems, all of these things happen. Hence answer is D. Question 5.
Which of the following capital cities in the world experiences a mix of classic smog and photochemical smog most frequently? So there is classic smog and there is photochemical smog. Classic smog, also called London smog, is reducing in nature. Photochemical smog, also called Los Angeles smog, is oxidizing in nature. क्लासिक स्मॉग होता है और फोटोकेमिकल स्मॉग होता है. क्लासिक स्मॉग को लंदन स्मॉग भी कहते हैं और रिड्यूसिंग नेचर का होता है. फोटोकेमिकल स्मॉग को लॉस एंजल्स स्मॉग भी कहते हैं और ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होता है. अब इनमें से कौन सा शहर है जहां ये दोनों होते हैं? तेहरान, न्यू दिल्ली, बीजिंग या मेक्सिको? करेक्ट ऑप्शन इज सी, बीजिंग. बीजिंग ऐसा शहर है जो क्लासिकल स्मॉग और फोटोकेमिकल स्मॉग दोनों ही एक्सपीरियंस करता है फ्रीक्वेंटली, बार बार. सो बीजिंग इज द सिटी दैट एक्सपीरियंसेस बोथ क्लासिकल एंड फोटोकेमिकल स्मॉग मोस्ट फ्रीक्वेंटली. Question 6. Which of the following are primary pollutants in photochemical smog? Now we know there are primary pollutants and secondary pollutants. And here the question is primary pollutants of photochemical smog. तो कौन सा इसमें से primary pollutant है photochemical smog में? ठीक है, मेथेन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सी बेंजीन एंड नॉक्स, या डी कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नॉक्स. प्राइमरी पोल्यूटेंट्स इन फोटोकेमिकल स्मॉग. तो फोटोकेमिकल स्मॉग में कौन सा प्राइमरी पोल्यूटेंट होता है? आंसर इज ए, मेथेन, CH4, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड NO नाइट्रोजन ऑक्साइड. ये प्राइमरी पोल्यूटेंट्स होते हैं. ठीक है, जो फोटोकेमिकल स्मॉग में होते हैं, जो ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग होता है जिसको लॉस एंजल्स स्मॉग भी कहते हैं. क्वेश्चन 7. विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स इन लॉस एंजल्स स्मॉग? अब लॉस एंजल्स स्मॉग क्या है, फोटोकेमिकल स्मॉग, इट्स द सेम थिंग. ठीक है, अब सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स कौन से हैं? बेंजीन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन एंड पैन, डी फॉर्मल्डिहाइड एंड एक्रोलीन. चूज फ्रॉम द कोड्स बिलो. A and B, C and D, A, B and C, or D, all of the above. Correct option is B, C and D. Ozone and pan peroxyacetyl nitrate or formaldehyde and acrolein. These four are secondary pollutants formed in the Los Angeles smog और फोटोकेमिकल स्मॉग. फोटोकेमिकल स्मॉग क्या है, लॉस एंजल्स स्मॉग क्या है, एक ही बात है. और उसमें जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बनते हैं वो ये होते हैं ओजोन एंड पैन, फॉर्मल्डिहाइड एंड एक्रोलीन. सबसे ज्यादा ओजोन एंड पैन की चर्चा होती है, पर ये दोनों भी बनते हैं. ठीक है. क्वेश्चन 8. व्हाट इज केमिकल फॉर्मूला ऑफ पैन पेरोक्सीएसिटाइल? ऑप्शन ए RC डबल बॉन्ड O OONO2, ऑप्शन बी CH3CO OONO2 और C2H3O5N, या C RCHO, या D CH3COOH. तो जो RCHO है ये एल्डिहाइड है और D जो है वो एसिटिक एसिड है. अब चूज फ्रॉम द कोड्स बिलो, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ओनली A इज करेक्ट, बोथ A and B आर करेक्ट, C and D या D नन ऑफ देम. सो आंसर इज B, बोथ A and B आर करेक्ट, क्योंकि यही फॉर्मूला है. इसको इन्होंने ज्यादा डिस्क्राइब कर दिया, स्ट्रक्चरली दे दिया है, और यहाँ पर सिंपली केमिकल फॉर्मूला लिखा है RC डबल बॉन्ड O, फिर OONO2, या फिर CH3CO OONO2, या C2H3O5N. ये सब एक ही चीज है, तीन अलग तरह से लिखा हुआ है. सो इट्स द सेम थिंग, बोथ A and B say the same thing, but they are represented differently. But if you look at it, the chemical formula of all these three is the same. So both A and B are correct. Question 9. Which of the following factors affect the formation of photochemical smog? अब इनमें से कौन सा फैक्टर है जो photochemical smog को अफेक्ट करता है? A, sunlight, temperature, hydrocarbons. B, UV light, inversion conditions, aliphatic hydrocarbons. C, infrared rays, high temperature. D, UV light, inversion conditions, aliphatic hydrocarbons, and geographic conditions. तो फोटोकेमिकल स्मॉग को इनमें से कौन सा प्रभावित करता है? आंसर इज डी, यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट, इन्वर्जन कंडीशंस. इन्वर्जन कंडीशंस में the pollutants do not expand a lot, they remain static at the same position. And aliphatic hydrocarbons are long chain hydrocarbons. And geographic location, geographic locations, like for example there is a place which is surrounded by mountains, so the air is relatively still over that place during inversion conditions. Also there is ultraviolet light which is acting as a source of energy for that reaction, and there are hydrocarbons, long chain hydrocarbons already. So all these conditions will facilitate the formation of photochemical smog. तो अब अल्ट्रावायलेट लाइट भी है कहीं पर और इन्वर्जन कंडीशन है, मतलब पोल्यूटेंट ज्यादा स्प्रेड नहीं कर रहा है, जहां है वही है, स्टिल एयर है. और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होता है लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन. और ज्योग्राफिक लोकेशन, मान लीजिए वो जगह कोई पहाड़ों से घिरी है, तो ये सारी ही चीजें ऐसी स्थिति पैदा करेंगी कि हवा ज्यादा मूव ना करे, हवा कहीं फैले नहीं, और वो सारे पोल्यूटेंट्स जो उस जगह पर हैं वो वहीं रहें और आपस में रिएक्ट करें और फोटोकेमिकल स्मॉग बनाएं. ठीक है.
Question 10. Which of the following inert species does not take part in photochemical smog? Inert means non-reactive. Inert मतलब जो रिएक्ट ही नहीं करता है. तो ऐसी inert species जो photochemical smog में पार्ट नहीं लेती है. नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड एंड नॉन वोलेटाइल हाइड्रोकार्बन्स, बी सी ऑक्सीजन या डी वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. अब इनर्ट स्पीशीज जो पार्ट नहीं लेती है वो होगा बी N2O, नाइट्रस ऑक्साइड एंड नॉन वोलेटाइल हाइड्रोकार्बन्स. नॉन वोलेटाइल मींस दोज व्हिच कैन नॉट फ्लाई, व्हिच कैन नॉट इवेपोरेट. Hydrocarbons are non-volatile, they remain on the ground, so that they do not take part in photochemical smog. Only volatile organic compounds, volatile hydrocarbons take part in photochemical smog. Or nitrous oxides is inert in troposphere where photochemical smog happens. ठीक है, तो नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है वो इनर्ट होता है ट्रोपोस्फेयर में जहां फोटोकेमिकल स्मॉग होता है, तो वो पार्ट नहीं लेता है. और नॉन वोलेटाइल हाइड्रोकार्बन्स जो उड़ नहीं सकता, वोलेटाइल मतलब उड़ने वाला, नॉन वोलेटाइल जो नहीं उड़ सकता, जो जमीन पर रहता है, तो वो हाइड्रोकार्बन्स भी फोटोकेमिकल स्मॉग में पार्ट नहीं लेते हैं. नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, ये सब फोटोकेमिकल स्मॉग में पार्ट लेते हैं. और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कार्बन्स VOC फोटोकेमिकल स्मॉग में पार्ट लेते हैं. जो पार्ट नहीं लेते हैं वो नाइट्रस ऑक्साइड है और नॉन वोलेटाइल हाइड्रोकार्बन्स. ठीक है. क्वेश्चन 11. Which of the following geographical locations is most likely to experience photochemical smog? अब इनमें से ऐसा कौन सा geographical location होगा जहां चांसेस है photochemical smog ज्यादा होने के? A, a city located in a basin surrounded by highlands. Basin मतलब निचली जमीन है जिसके इर्द गिर्द हाईलैंड्स हैं, ऊंची जमीन है. B, a city located in a valley surrounded by mountains, या फिर एक घाटी है. C, a city located in plains, एकदम समतल जमीन है. Choose from the codes below. A, only A, B, both A and B, C, only C, या D, none of the above. The correct option is B, both A and B. A city located in a basin surrounded by highlands as well as a city that is located in a valley surrounded by mountains. कोई भी ऐसी जमीन जो कि घिरी हुई है ऊंची जमीनों से, चाहे वो घाटी हो, चाहे वो एक निचला बेसिन हो, तो वो जब घिरी होती है पास पास ऊंची जमीन से, तो उसके ऊपर की हवा, उस निचली जमीन के ऊपर की हवा बाहर नहीं निकल पाती, पोल्यूटेंट्स बाहर नहीं निकल पाते, और इसलिए वहां स्मॉग होने के चांसेस होते हैं, और इसलिए लॉस एंजल्स में भी स्मॉग होता है. क्वेश्चन 12. Which of the following activities is likely to result in photochemical smog? इनमें से कौन सी ऐसी गतिविधि है जिससे फोटोकेमिकल स्मॉग हो सकता है? A, burning of plant waste, प्लांट को जला दें हम. B, automobile pollution. C, burning of coal. D, burning of cow dung cake. Now you have to choose from the codes below. Choose from the codes below. Only A, both A and B, only C, या D, A, B and D. अब सही ऑप्शन है D, A, B and D. Burning of plant waste, automobile pollution and burning of cow dung cake, all three of them result in photochemical smog. तो photochemical smog burning of plant waste से होता है, ऑटोमोबाइल पोल्यूशन से होता है, और काउ डंक केक, ये तीनों से होता है. बर्निंग ऑफ कोल से जो होता है वो क्लासिकल स्मॉग होता है, लंडन स्मॉग होता है, फोटोकेमिकल स्मॉग उतना नहीं होता है. Question 13. Which of the following climatic conditions is most likely to cause classical smog? Now we are coming to classical smog. London smog की बात हो रही है. A, high humidity. B, thunderstorms. C, frequent showers and strong winds, या D, inversion conditions. इनमें से कौन सा ऐसा कंडीशन है जिससे लंडन स्मॉग होगा? Choose from the codes below. A and B, B, C and D, C, only A, या D, A and D. The answer is D. Of course, A and D. That is why option is D, A and D. High humidity की मॉइस्चर होना चाहिए और इन्वर्जन कंडीशन होनी चाहिए, हवा स्थिर होनी चाहिए. थंडरस्टॉर्म्स अगर होगा तो हवा में मूवमेंट होगा, तो वो नहीं होगा. फ्रीक्वेंट शावर्स एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स, इसमें भी होगा तो हवा में मूवमेंट होगा. जब भी हवा में मूवमेंट होगा स्मॉग फॉर्म नहीं होगा. Smog forms in still air and not movement. Still air is when there are inversion conditions, and high humidity also facilitates classical smog because water droplets and the smoke together form smog. Okay. Question 14. Which of the following chemical reactions is likely to be involved in the formation of classical smog? अब classical smog का chemical reaction identify करना है. A, sulfur dioxide plus half O2 plus H2O is equal to H2SO4. B, 2NO plus O2 is equal to 2NO2. C, NH3 plus SO2 plus H2O is equal to NH4 plus SO3 2 minus. ठीक है. Choose from the codes below. Only A, only B, A and C, या D, all of the above. ऑप्शन होगा A and C both. Answer is C. A, ये रिएक्शन है, सल्फर डाइऑक्साइड हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्लस वाटर इज H2SO4,
और यहाँ पर अमोनिया प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर इज अमोनियम रेडिकल और सल्फाइड रेडिकल, ठीक है। तो ये हो गया इक्वेशन, क्योंकि जब भी पोल्यूटेड एयर होती है तो उसमें सल्फर डाइऑक्साइड होता है और अमोनिया भी हो सकता है, नाइट्रोजनस गैस है तो वो भी हो सकता है और वो रिएक्ट करता है। तो बेसिकली जब क्लासिकल स्मॉग होता है तो कोल बर्निंग की वजह से सल्फर बहुत ज्यादा रिलीज होता है और सल्फ्यूरिक एसिड बना देता है मॉइस्चर को के साथ रिएक्ट करके, और वो जब हवा हम अंदर लेते हैं तो हमारा पूरा लंग्स पूरा एसिडिक हो जाता है, पूरा बॉडी का पीएच चेंज हो जाता है और उससे डेथ हो सकती है। Question 15. Which of the following acts as a catalyst in chemical reactions involving classical smog formation? Catalyst का काम कौन करता है? A. Copper 2, B. Nickel 2, C. Manganese 2 या D. Iron 2? Solid soot particles. Choose from the codes below. Only A and B, only B and C, A, B, C and D, A, B, C, D and E also. Correct option is D. A, B, C, D and E. Heavy metals, copper, nickel, manganese, iron, or solid soot particles. All of these act as catalyst in chemical reactions involving classical smog formation. Classical smog मतलब लंदन smog में ये सभी catalyst का काम करते हैं, A, B, C, D and E. Question 16. Which of the following statements about photochemical smog is not true? अब ये कौन सा स्टेटमेंट है फोटोकेमिकल स्मॉग के बारे में जो सही नहीं है? A. It is aggravated in the presence of volatile organic carbon compounds. ये तो सही है, VOCs के प्रेजेंस में होता है. B. It is initiated by UV radiation. ये भी सही है. C. Photochemical smog is oxidizing in nature, hence is called oxidizing smog. ये भी सही है. D. It occurs under inversion conditions. Choose from the codes below. Only A, only B, only C, or D, none of the above. Correct option is D, none of the above. ये सारे ही statements सही है. All these statements about photochemical smog are correct. So answer is D. Question 17. Why is photochemical smog called oxidizing smog? Photochemical smog को oxidizing smog क्यों कहते हैं? A. Because it yields pan and ozone as secondary pollutants which are strong oxidizing agent. क्योंकि ये pan और ozone देता है smog होने के बाद, जो कि oxidizing agents होते हैं. B. This smog oxidizes substances that it comes in contact with. और ये जो smog है जिस भी चीजों के संपर्क में आता है उसको oxidize कर देता है. C. Primary pollutants like methane and NOx are oxidizing in nature. और ये जो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स है मेथेन और नॉक्स, उनका नेचर ऑक्सीडाइजिंग है, इसलिए इसको ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग कहते हैं. चूज फ्रॉम द कोड्स बिलो. A. Only A, B. Both A and B, C. Only C, or D. None of the above. Correct option is B. Both A and B. This because it yields pan and ozone as secondary pollutants which are strong oxidizing agents, and B. This smog oxidizes substances that it comes in contact with. तो जो इस फोटोकेमिकल स्मॉग में सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बनता है वो ऑक्सीडाइजिंग होते हैं, और इसलिए जब भी ये स्मॉग किसी सब्सटेंस के तत्व के संपर्क में आता है तो उसको भी ऑक्सीडाइज कर देता है, इसलिए इसको ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग, इसलिए इसको ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग कहते हैं. Which of the following is not an end product of reactions occurring in photochemical smog? अब इनमें से कौन सा है जो एंड प्रोडक्ट नहीं है फोटोकेमिकल स्मॉग का? पैन, फॉर्मल्डिहाइड एंड एक्रोलीन, ओजोन या बेंजीन? Answer is D, benzene. Benzene is not an end product of reactions occurring in photochemical smog. Photochemical smog से pan बनता है, formaldehyde and acrolein बनता है, ozone बनता है, benzene नहीं बनता है. Question 19. Which of the following is a rate determining step in the smog forming reactions? Smog forming जो reaction होता है उसमें rate determining step कौन सा है? A. 2NO plus O2 is equal to 2NO2. B. NO2 UV light के presence में टूटता है NO और O में, or C. O plus O2 is equal to O3. So which of these is the rate determining step? The answer is B. NO2. It breaks down in the presence of UV light to nitrogen oxide and oxygen free radical, and these are reactive species. So the rate at which this reaction happens determines the rate of smog formation. जिस रेट से ये रिएक्शन होगा उसी रेट से स्मॉग फॉर्मेशन होगा, और यहाँ पे अल्ट्रावायलेट लाइट की खास भूमिका होती है. Question 20. When was the classical smog first noticed and where? Classical smog पहली बार कहाँ नोटिस किया गया था और कब? तो क्लासिकल स्मॉग को हम कहते हैं लंदन स्मॉग, तो क्लियरली वो पहली बार लंदन में ही नोटिस किया गया होगा. December 1952 in London is the answer. Question 21. Which of the following statements about London smog is not true? अब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है लंदन स्मॉग के बारे में जो सच नहीं है? A. London smog was first witnessed in London in December 1952. This is clearly true. B. London smog is oxidizing in nature. C. London smog is reducing in nature.
D, London smog is caused by sulfur pollution. We know that A is true and D is true, but in B and C only one of them can be true. तो लंदन स्मॉग या तो ऑक्सीडाइजिंग है या रिड्यूसिंग है, दोनों सच नहीं हो सकते. तो आंसर है बी, लंदन स्मॉग इज ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर इज नॉट ट्रू. लंदन स्मॉग इज रिड्यूसिंग इन नेचर. ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग जो होता है फोटोकेमिकल स्मॉग होता है, उसको लॉस एंजल्स स्मॉग कहते हैं. लंदन स्मॉग इज रिड्यूसिंग इन नेचर, इट्स कॉल्ड रिड्यूसिंग स्मॉग और क्लासिकल स्मॉग. ओके. Question 22. Burning of which of the following coals is likely to contribute least towards smog? अब इनमें से कौन से तरह का कोयला है जो स्मॉग में सबसे कम कंट्रीब्यूट करने का चांस है? सबसे क्लीन कोल कौन सा है? ए लिग्नाइट, बी सब बिट्यूमिनस, सी बिट्यूमिनस या डी एंथ्रासाइट? करेक्ट ऑप्शन इज डी एंथ्रासाइट. लेट्स डिस्कस व्हाई. एंथ्रासाइट सही ऑप्शन है, लेकिन क्यों? Lignite is the poorest quality coal having maximum sulfur content. So when you burn lignite, you get a lot of sulfur dioxide. Then comes subbituminous, then comes bituminous, and then finally comes anthracite. Anthracite is the best quality coal that has maximum carbon and less of sulfur and other impurities, and hence it will yield less sulfur dioxide. सबसे अच्छी क्वालिटी का जो कोयला होता है वो एंथ्रासाइट होता है. उसमें मैक्सिमम कार्बन होता है, सल्फर और सारी इम्प्योरिटीज कम होते हैं. तो अगर आप एंथ्रासाइट को जलाएंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड कम निकलेगा, तो स्मॉग कम होगा. और सवाल क्या है? बर्निंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कोल्स इज लाइकली टू कंट्रीब्यूट लीस्ट टुवर्ड्स स्मॉग. तो लीस्ट कंट्रीब्यूशन एंथ्रासाइट का होगा, क्योंकि ये बेस्ट क्वालिटी कोल है. सबसे घटिया क्वालिटी का कोल होता है लिग्नाइट, और इसको जलाने से मैक्सिमम सल्फर डाइऑक्साइड प्लेटमेंट होता है और मैक्सिमम स्मॉग बनता है. Question 23. Which of the following chemical species does not take part in smog formation? अब इनमें से कौन सी केमिकल स्पीशीज हैं जिसमें स्मॉग फॉर्मेशन में पार्ट नहीं लेते हैं? N2O, NO2, सल्फर डाइऑक्साइड या NO? The correct option is A, N2O. N2O is an inert species in the troposphere. Troposphere में N2O inert species है. N2O स्ट्रेटोस्फेयर में एक्टिव होता है जब ओजोन डिप्लीशन के लिए ये रिएक्ट करता है, ओजोन से रिएक्ट करता है. Question 24. Which of the following equipments is mandated for the installation in thermal power plants to reduce classical smog? Classical smog एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो रिड्यूसिंग स्मॉग होता है, लंदन स्मॉग होता है, सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन की वजह से होता है. सो टू कंट्रोल क्लासिकल स्मॉग वी नीड टू कंट्रोल सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन, और उसके लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं. तो विच इंस्ट्रूमेंट इज दैट? FGD मींस फ्लू गैस डीसल्फराइजर, SNCR सेलेक्टिव नॉन कैटालिटिक रिड्यूसर, SCR सेलेक्टिव कैटालिटिक रिड्यूसर या ACI एक्टिवेटेड कार्बन इंजेक्टर. इसमें से कौन सा डिवाइस लगाते हैं? हम लगाते हैं FGD फ्लू गैस डीसल्फराइजर. It reduces sulfur dioxide in the flue gas and reduces the possibility of classical smog or London smog. ठीक है. SNCR selective non catalytic reducers ये नॉक्स के पोल्यूशन को कंट्रोल करते हैं. SCR selective catalytic reducers भी नॉक्स पोल्यूशन को कंट्रोल करते हैं, और एक्टिवेटेड कार्बन इंजेक्शन जो है वो मर्करी पोल्यूशन को कंट्रोल करता है. फ्लू गैस डिसल्फराइजर कंट्रोल्स sulfur dioxide pollution responsible for classical smog. Question 25, last question. Why is London smog reducing in nature? अब लंदन स्मॉग रिड्यूसिंग क्यों होता है? अब तक बात कर रहे हैं कि रिड्यूसिंग होता है, क्यों होता है? A, it yields N products that are reducing in nature. B, the reactant SO2 and carbon soot in the chemical reactions is reducing in nature. C, all the reactants and products in the chemical reaction are reducing in nature. या D, there is no clear reason known. अब इनमें से कौन सा सही है? सही ऑप्शन है A, it yields end products that are reducing in nature. जब रिएक्शन का एंड प्रोडक्ट रिड्यूसिंग इन नेचर होगा, कि किसी भी सब्सटेंस के क्लोज कांटेक्ट में आया और उसको रिड्यूस कर दिया, तो फिर हम उसको कहेंगे रिड्यूसिंग स्मॉग. सो दैट्स व्हाई लंदन स्मॉग इज रिड्यूसिंग स्मॉग, बिकॉज द एंड प्रोडक्ट्स आर रिड्यूसिंग इन नेचर. आज के लिए इतना ही. मिलती हूँ आपसे अगले MCQ वीडियो में. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत. Please do check out the description box. There are many more useful videos in the description box for you all. Also, let me know in the comments if you have any doubt.